क्रिमिनल लॉ में ना एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही पेचीदा सवाल है, आखिर वो कौन सा पल होता है जब कोई योजना, कोई प्लान एक सजा के लायक जुर्म बन जाता है। आज हम इसी बारीक सी लाइन को समझने की कोशिश करेंगे जो एक इरादे को जुर्म बना देती है। तो सवाल यही है, एक ख्याल, एक इरादा कानूनी तौर पर जुर्म कब बन जाता है? देखिए, सिर्फ किसी जुर्म के बारे में सोचना तो सजा के लायक नहीं है, लेकिन फिर वो कौन सी हद है जिसे पार करते ही कानून एक्शन में आ जाता है? इसको समझने के लिए हम अपनी चर्चा को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम अपराध के अलग अलग स्टेजेस को समझेंगे। फिर एक ऐसे ऐतिहासिक केस पर नजर डालेंगे जिसने इस पर बहुत कुछ साफ कर दिया। उसके बाद हम उन कानूनी टेस्ट्स को जानेंगे जिनका इस्तेमाल अदालतें करती हैं, और आखिर में ये समझेंगे कि ये फर्क इतना जरूरी है ही क्यों। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की। किसी भी क्राइम के होने में एक प्रोसेस होता है ना, जो एक आइडिया से शुरू होता है और असल एक्शन तक पहुंचता है। मोटे तौर पर किसी भी प्लान्ड क्राइम के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है इरादा, यानी मेंस रिया, क्रिमिनल मंशा। ये मन में लिया गया एक फैसला है कि जुर्म करना है। दूसरा स्टेप है तैयारी, जिसमें जुर्म के लिए जरूरी सामान या साधन इकट्ठा किए जाते हैं। तीसरा है प्रयास, जहां तैयारी के बाद जुर्म करने की तरफ एक ठोस कदम उठाया जाता है। और चौथा, आखिरी स्टेप है समापन, जब जुर्म कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे मजेदार बात यह है कि कानून इन स्टेजेस को देखता कैसे है। आमतौर पर सिर्फ इरादा रखना और तैयारी करना, ये दोनों ही दंडनीय नहीं होते। कानून ये मानकर चलता है कि कोई भी इंसान तैयारी के स्टेज पर अपना मन बदल सकता है, पीछे हट सकता है। लेकिन जैसे ही कोई इंसान प्रयास के स्टेज में कदम रखता है, वो कानून की नज़र में मुजरिम बन जाता है, भले ही वो जुर्म कामयाब हुआ हो या नहीं। हाँ, लेकिन हर नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। कुछ बहुत ही संगीन जुर्म ऐसे हैं जहां सिर्फ तैयारी करना ही अपने आप में एक पूरा अपराध मान लिया जाता है। जैसे कि आईपीसी के तहत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी करना या फिर डकैती डालने की तैयारी करना। इन मामलों में जुर्म इतना बड़ा होता है कि कानून आखिरी पल तक इंतजार नहीं करता। तो अब ये तो हो गई थ्योरी। असल में ये चीजें काम कैसे करती हैं, इसको समझने के लिए एक बहुत ही जरूरी केस देखते हैं। अभयानंद मिश्रा का 1961 का मामला। ये केस इस सब्जेक्ट पर एक मील का पत्थर है, जिसने तैयारी और प्रयास के बीच की लाइन को बहुत साफ तरीके से खींच दिया। तो हुआ ये कि अभयानंद मिश्रा नाम के एक शख्स ने पटना यूनिवर्सिटी में एमए के एग्जाम में बैठने के लिए अप्लाई किया। उन्होंने दावा किया कि वो ग्रेजुएट हैं और एक टीचर भी हैं, और इसके लिए उन्होंने जाली यानी फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी जमा किए। यूनिवर्सिटी ने उनकी एप्लीकेशन मान ली और उनसे फीस जमा करने को कहा। मिश्रा ने फीस भी जमा कर दी और यूनिवर्सिटी ने उनके नाम एक एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो एडमिट कार्ड उन तक पहुंचता, यूनिवर्सिटी को उनकी इस धोखाधड़ी का पता चल गया। तो अब कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था। मिश्रा ने जो कुछ भी किया, वो फर्जी दस्तावेज बनाए, एप्लीकेशन भेजी, क्या ये सब सिर्फ धोखाधड़ी की तैयारी थी, या फिर वो उस लाइन को पार कर चुके थे और ये धोखाधड़ी की कोशिश या प्रयास बन गया था? इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो एकदम साफ था। अदालत ने कहा, जिस पल उसने एप्लीकेशन को भेज दिया, उसी पल वो धोखाधड़ी करने के प्रयास के दायरे में आ गया था। ये एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला था। तो देखिए, इस केस से ये बात साफ हो गई कि किसी जुर्म की कोशिश या प्रयास करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो आपका आखिरी कदम हो। तैयारी पूरी होने के बाद जुर्म करने की तरफ उठाया गया कोई भी सीधा कदम प्रयास माना जा सकता है। मिश्रा का एप्लीकेशन भेजना सिर्फ तैयारी नहीं थी, ये धोखाधड़ी करने के प्रोसेस में एक एक्टिव स्टेप था। तो मिश्रा केस ने एक प्रिंसिपल तो सेट कर दिया, लेकिन हर केस की कहानी अलग होती है। तो अदालतें ये तय कैसे करती हैं कि कोई काम तैयारी है या कोशिश? इसके लिए वो कुछ कानूनी टेस्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। चलिए उनको एक एक करके देखते हैं। पहला है प्रॉक्सिमिटी टेस्ट। मतलब ये देखा जाता है कि जो काम किया गया वो असल जुर्म के कितना करीब था, कितना निकट था। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब केस में चांदी को स्मगल करने के लिए उसे समुद्र तट पर लाकर नाव में लोड करने के लिए तैयार रखना, इसे तैयारी नहीं बल्कि तस्करी का प्रयास माना गया। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ एक ही कदम बाकी था, नाव का वहां से निकलना। दूसरा सिद्धांत है लोकस पॉइंटेंशिए।
इसका सीधा सा मतलब है पछताने का मौका। ये टेस्ट पूछता है, क्या उस इंसान के पास अब भी अपना इरादा बदलने और पीछे हटने का एक असली मौका था? मलकियात सिंह केस में धान से भरे एक ट्रक को पंजाब दिल्ली बॉर्डर से मीलों पहले ही रोक लिया गया था। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ तैयारी थी, क्योंकि ड्राइवर के पास बॉर्डर पार करने से पहले अपना मन बदलने का काफी टाइम और मौका था। और तीसरा है असंदिग्धता परीक्षण। ये टेस्ट इस बात पर फोकस करता है कि क्या किसी का काम इतना साफ है कि उसके इरादे पर कोई शक ही न रहे। मतलब, क्या वो काम खुद ब खुद चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ एक जुर्म होने वाला था। अगर किसी काम का कोई और मतलब निकल ही नहीं सकता सिवाय इसके कि वो एक जुर्म करने के लिए था, तो उसे एक प्रयास माना जाएगा। तो संक्षेप में ये 3 मुख्य टेस्ट्स हैं। प्रॉक्सिमिटी टेस्ट देखता है कि कितनी दूरी बची है जुर्म से। लोकस पोनेंसिया पूछता है कि क्या वापसी का रास्ता खुला था। और असंदिग्धता परीक्षण ये देखता है कि इरादा कितना साफ था। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर तैयारी और कोशिश के बीच ये लाइन खींचना इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ वकीलों की बहस का मुद्दा नहीं है, इसका हम सब पर असर पड़ता है। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाती है। एक तरफ तो ये हमारी व्यक्तिगत आज़ादी को बचाती है कि भाई सिर्फ कुछ सोचने या प्लान बनाने के लिए किसी को सज़ा ना मिले, और दूसरी तरफ ये समाज की सुरक्षा भी पक्की करती है और पुलिस को जुर्म पूरा होने से पहले ही दखल देने की ताकत देती है। इससे ये तय होता है कि सज़ा सिर्फ उन कामों के लिए दी जाए जो समाज के लिए सच में खतरा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है, कानून जो है वो आखिरी सेकंड तक इंतजार नहीं करता। वो अपनी लाइन ठीक उस पल पर खींचता है जब कोई प्लान सिर्फ एक ख्याल न रहकर जुर्म की तरफ एक सीधा ठोस कदम बन जाता है। बस वहीं तैयारी खत्म होती है और प्रयास शुरू हो जाता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर कोई काम किसी के क्रिमिनल इरादे को दिखा सकता है, तो क्या कोई दूसरा काम, जैसे कि रुक जाना या पीछे हट जाना, उस इरादे को कानूनी तौर पर बदल भी सकता है? ये इस पूरे टॉपिक का एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है। खैर, इस पर सोचिएगा जरूर।